अच्छी उम्दा कलाकार होती थी, उनका नाम था संतोख ख्वा। तो संतोख ख्वा जो है उनका वाक़या मैं थोड़ा सा हल्के से बयान कर दूँ। 60 वर्ष की उम्र तक वो मज़दूरी करती थी, खेतों में काम करती थी, गुजरात की रहने वाली थी। उनके पति का निधन हो गया बहुत छोटी उम्र में। 5 बच्चे थे, अनाथ आश्रम में बच्चे पले क्योंकि उनको पाल नहीं सकती थी। तो संतोख ख्वा जब थोड़ी उनके बच्चे पढ़ लिख के थोड़ा सुस्थिर हुए, एक बच्चा उनका कॉलेज ऑफ आर्ट में आनंद में नौकरी पे लगा, वहाँ के जो आर्ट कॉलेज में। तो फिर अपनी माँ को अपने पास लाया। तो जब उसने आर्ट देखा अपने बेटे का बनाया तो उन्होंने कहा ये तो मैं भी बना सकती हूँ। तो 60 साल की उम्र में बेटे ने भी खेल खेल में उनको कागज़ और ब्रश और कलम पकड़ा दिए। उन्होंने कुछ कुछ बनाना शुरू किया। तो वो भी हैरान रह गया कि अरे मेरी माँ में इतनी क्षमता है। फिर वो बॉम्बे गया और बॉम्बे में एक मूक और बधिर एक कलाकार हैं, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, महिला कलाकार। उनकी एक अजंता आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन लगी थी। तो उसको देखा संतोख ख्वा ने। तो उसके बाद उनको अचानक से ये चेतना हुई कि मैं पटचित्र बना के जो ये रामायण महाभारत, इनके जो हमारी पारंपरिक कलाएँ हैं, इनके बारे में इन कथाओं को मैं चित्रित कर सकती हूँ। तो उन्होंने जो है वो अपने घर में ही उस बेटे ने जब माँ की प्रतिभा देखी तो वो कपड़े के थान ला के उनको दे दिए और वो अपने चित्रों को बनाना शुरू किया। उन्होंने उसमें रंग मतलब सीधे चित्र बनाती थी, वो कहती थी और उसमें आगे कथाएँ चलती जाती थी। रामायण की, गणेश की स्तुति से शुरू हुई और उसके बाद पूरी कथा चली। तो इस प्रकार से उनका जो वो चलता गया और उसके बाद उनकी धीरे धीरे प्रशस्ति बढ़ी। लोगों ने गांव के उस जगह में जाना शुरू किया। इंदिरा गांधी कला जो है IGNC, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट, इनके लोग भी वहाँ पहुँचे, कपिला जी वहाँ पहुँची। और कपिला जी ने जो उस विलक्षण प्रतिभा को देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो स्क्रोल उन्होंने मील सवा मील लंबे स्क्रोल बनाए थे, पूरे थान के थान लपेट के। तो उसकी उन्होंने कहा कि इसकी हम खरीदेंगे। तो उस टाइम पे 7 लाख में उन्होंने उनकी एक स्क्रोल खरीदा। लेकिन उस स्क्रोल को डिस्प्ले कहाँ करें तो बालभवन में हमारे को अप्रोच किया। तो हमने बहुत खुशी सहर्ष हमने संतोख ख्वा के पूरी पेंटिंग्स को बालभवन के म्यूज़ियम में पूरा फैला कर लगा दिया। हमने कहा यहीं तक नहीं करेंगे, हम संतोख ख्वा को बुलाएंगे। संतोख ख्वा हमारे पास आई, हमारे साथ 2 महीना रही। हमने कहा बच्चों से अपने अनुभव बांटेंगी। और वो 60 साल से, तब तक वो 80 साल हो गई होंगी महिला, वो 80 साल की महिला, उनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतना उत्साह। तो मुझे वो मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड समझ में आई उस दिन, जो हमने कभी पढ़ा था जब हम शिक्षा के सिद्धांत पढ़ते थे। जब बेसिक नीड्स खत्म होती हैं तो हम धीरे धीरे हायर नीड्स की ओर एस्पायर होते हैं। तो जब भोजन कपड़ा मकान की नीड खत्म हुई तो हम थोड़ा बिलोंगिंगनेस इसकी नीड पे जाते हैं, फिर हम उससे ऊपर की नीड पे जाते हैं। तो जब सबसे आखिरी नीड होती है, उच्चतम जो हमारी नीड होती है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उस तक हम तब पहुँचते हैं। तो अगर हम अपनी शिक्षा को बेसिक नीड पूरा होने तक ही सीमित कर देंगे तो हम उस उच्चतम शिक्षा के आयाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये मैं बार बार अपने सारे शिक्षकों के कार्यक्रम में कहती चली आ रही हूँ, होलिस्टिक एजुकेशन के इसमें कहती चली आ रही हूँ कि हमें शिक्षा को हमने क्या किया है, व्यावसायिक तक सीमित कर दिया है कि तुम्हें रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, तुम पैसे कमा लो, बस खत्म, यहाँ पूर्णाहुति हो गई तुम्हारी शिक्षा की। लेकिन शिक्षा का जो अच्छा उद्देश्य है, जो सबसे उम्दा उद्देश्य है, जो सबसे बेहतरीन उद्देश्य है, वो ये है कि आपको अपनी जो हमारी जो संस्कृति कहते चली आ रही, जो हमारे पुराण कहते चले आ रहे हैं, जो हमारे शास्त्र कहते चले आ रहे हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वो है जब हम शिक्षा के उच्चतम अपने स्व को पहचानने की योग्यता रख पाए, जब हम शिक्षा के उच्चतम अंश तक पहुँच पाए। तो हम जब उच्चतम अंश के हम यही नहीं कर रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, हम टारगेट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो जहाँ टारगेट करते हैं तो नीचे ही रहते हैं, टारगेट तक तो हम पहुँच नहीं पाते। ये बात तो सच है। तो हमने जब टारगेट व्यावसायिक शिक्षा किया तो व्यवसाय में सबको नहीं दिला पा रहे, हम उससे नीचे ही पहुँचेंगे। हम जब टारगेट ऊपर का करेंगे, जब हम उसकी क्रिएटिविटी डेवलप करेंगे, उसकी सोच की क्षमता निखारेंगे, उसको अद्भुत संसार का एक विलक्षण प्राणी बनाने में मदद करेंगे, तभी तो हम उसकी सेल्फ स्टीम को जागृत करेंगे, उसकी सोच को जागृत करेंगे, उसकी जो स्वयं को पहचानने वाली क्षमता है उसको निखारेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये संतोख ख्वा का जिक्र अभी बात की बात में आगे से बहुत सारे न मालूम कितनी चीज़ें होंगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि बात कहाँ से शुरू हुई थी मैं वो भी भूल गई। लेकिन संतोख ख्वा जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने जीवन को समग्रता में जिया है,
इसके बावजूद कि जीवन के हर कठिन परिस्थिति में उनकी एक तिहाई से भी अधिक उम्र निकल गई, लेकिन फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो हमें ऐसे लोगों से भी बच्चों को रूबरू कराना चाहिए, ऐसे चरित्रों का भी बच्चों से बताना चाहिए, और ऐसे लोगों से भी रूबरू कराना चाहिए जो कि हर विषम परिस्थिति में हाथ पैर नहीं है, आँख नहीं है, क्षमता विहीन है, लेकिन क्षमता वाले बच्चों से कहीं ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हम उन बच्चों के अंदर, तो वो तभी उनके अंदर की मानवीयता जागृत होगी, तभी वो अपने आप को इस पूरे कॉन्टिनेंट का, पूरे विश्व का, पूरे देश का, पूरे लोगों का, जनता का एक हिस्सा अपने आप को महसूस कर पाएंगे। आइसोलेशन में रहेगा तो आइसोलेशन में अपने आप को वो एक तोप चीज़ समझेगा और तो कुछ नहीं करेगा। तो हम उस आइसोलेशन से निकाल के बच्चे को हम इस जीवन का, इस संसार का प्राणी अगर बना सके, उसकी सोच में ला सके कि तुम इतने शुद्र हो पूरी प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इसमें तुम कुछ भी नहीं हो। जो तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आज ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं इस पद पर आसीन हूँ, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, वो सब कुछ नहीं, ये सब गौण है। ये सब चीज़ें तो तब मायने रखेंगी जब तुम कहो कि मैं वास्तव में अपने सहपाठी को, अपने साथी को, उसकी मैं कितनी सहायता कर पाया हूँ, उसको मैं कितना ऊंचा उठने में मदद कर पाया हूँ, उसके लिए मैंने क्या त्याग किया है, उसके लिए मैंने क्या दिया है। तो जब इस प्रकार की सह अनुभूति की भावना हम हर एक के प्रति, केवल मनुष्य के प्रति नहीं, प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति, वृक्षों के प्रति, प्रकृति के प्रति, पहाड़ों के प्रति, झरनों के प्रति, पानी के प्रति, आसमान के प्रति, मतलब पूरा हमारा जो ये ब्रह्मांड है, इसके प्रति आसक्ति का भाव जब तक नहीं होगा, इसके प्रति एक समर्पण का भाव जब तक नहीं होगा, इसकी विशालता को जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, इसकी समग्रता में जब तक हम नहीं जिएंगे, तब तक हमारा जीना व्यर्थ है।